मित्तल मेंशन रात का वक्त। पूरा मित्तल मेंशन खूबसूरती से सजा हुआ था और जितनी खूबसूरती से मित्तल मेंशन सजा हुआ था उतनी ही ज़्यादा खूबसूरती से सजा हुआ था उस मेंशन का सबसे लग्जीरियस रूम जो था अंगद मित्तल का, क्योंकि आज अंगद मित्तल की शादी हुई थी, या यूं कहो दूसरी शादी। फूलों से सजे उस कमरे में बेड पर एक लड़की बैठी थी जिसने रेड कलर का ब्राइडल लहंगा पहना हुआ था और साथ में खूबसूरत मेकअप के साथ साथ हैवी ज्वेलरी भी। तभी रूम का दरवाज़ा खुला और उस लड़की की धड़कनें तेजी से बढ़ गई, लेकिन वो देख नहीं सकती थी कि दरवाजे पर कौन है, क्योंकि उसने अपने चेहरे पर घूंघट ओढ़ रखा था। तभी उसके कानों में अचानक से एक आवाज़ सुनाई दी, स्नेहा माँ। ये आवाज़ सुनते ही वो लड़की मुस्कुरा दी। स्नेहा उसी का नाम था और ये आवाज़ थी मित्तल मेंशन के सबसे छोटे सदस्य संगम की। संगम की आवाज़ सुनते ही अब स्नेहा ने अपना घूंघट उठाया। वहीं संगम भी तुरंत बिस्तर पर चढ़ गया और आकर स्नेहा की गोद में बैठ गया। वो स्नेहा की तरफ देखते हुए बोला, स्नेहा माँ, ये तो डैड का रूम है और डैड को तो बिल्कुल पसंद नहीं है कि उनके रूम में कोई भी छेड़छाड़ हो। तो उनका रूम फ्लावर से इतना डेकोरेट क्यों किया गया है? और सबने कहा था कि आप इस घर में मेरे लिए आ रही हैं, तो अब आप डैड के रूम में क्या कर रही हैं? उसकी बात सुनकर स्नेहा को समझ नहीं आया कि वो संगम की बातों का क्या ही जवाब थे। वो कुछ कहती उससे पहले ही दरवाज़ा एक बार फिर से खुला और दो लड़कियां अंदर आई। उनका नाम निया और पिया था। वो दोनों स्नेहा की ननद थी। पिया संगम को अपनी गोद में लेते हुए बोली, क्या कर रहे हो तुम संगम? चलो हमारे साथ, आज की रात तुम्हारी स्नेहा माँ को यहीं पर रहना है। तुम चलो हमारे साथ, तुम्हें कल स्कूल जाना है ना, तो अब तुम्हें सोना होगा। संगम मुंह बनाते हुए बोला, लेकिन मुझे मेरी स्नेहा माँ के पास सोना है, या फिर ये भी झूठी है माँ की तरह? ये भी मुझे प्यार नहीं करेंगी? जैसे माँ मुझे छोड़कर चली गई वैसे ही स्नेहा माँ भी मेरे साथ नहीं रहेंगी? उसका सवाल सुनकर निया और पिया उसकी तरफ देखती ही रह गई और स्नेहा का दिल भी एकदम थक सा रह गया। अगले ही पल उसने संगम के गाल पर अपना हाथ रखा और उसके गाल को सहलाते हुए बोली, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी संगम। आपके लिए ही तो मैं यहाँ आई हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। अगर आपको मेरे पास रहना है तो आप यहीं रुक जाइए, मैं आपको यहीं सुला दूंगी। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही पिया ने संगम को स्नेहा की गोद से उठाया और बोली, आप इसकी बातों की फिक्र मत कीजिए भाभी, ये बस यूं ही बोलता है। मैं इसे लेकर जा रही हूँ, भाई किसी भी वक्त आते होंगे। ये बोलकर उसने जल्दी से संगम को लेकर वहां से जाना शुरू कर दिया। स्नेहा का मन था संगम को रोकने का, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पाई और उन सब के जाते ही दरवाजे पर एक बार फिर से कदमों की आहट हुई। स्नेहा ने तुरंत अपना घूंघट वापस अपने चेहरे पर कर लिया। अब उसका दिल और भी ज्यादा जोरों से धड़क रहा था, क्योंकि अब तो वो एक नज़र उस शख्स को देख चुकी थी जो दरवाजे पर आया था और अब उसे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। दरवाज़ा बंद करने के बाद वो शख्स अंदर की तरफ घूमा तो उसकी पहली नज़र ही स्नेहा पर गई। उसे वहां पर देखकर उसके दिल में एक तकलीफ सी उठी। अगले ही पल स्नेहा से अपनी नज़रें हटाकर वो शख्स आगे की तरफ बढ़ गया और अपनी वॉच और बाकी सब चीज़ें उतार कर टेबल पर रखने लगा। बेशक से स्नेहा उस इंसान को देख नहीं पा रही थी, लेकिन वो उसे महसूस कर सकती थी। अब उसके कानों में कुछ बातें गूंजने लगी जो उस शख्स ने कुछ ही दिन पहले उससे कही थी। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो एक बात मैं पहले ही तुमसे क्लियर कर देता हूँ, अगर तुम मेरी बीवी बनोगी तो तुम्हारी हर एक ज़रूरत मैं पूरी करूँगा। एक बीवी को एक पति से जो कुछ भी चाहिए हो वो सब तुम्हें मिलेगा, लेकिन सिर्फ ज़रूरत पूरी होगी, इस बात का ख्याल रखना। कहते हैं पत्नी एक पति की धड़कन होती है, वो उसके लिए उसकी सासों की तरह होती है, लेकिन तुम अंगद मित्तल की वो धड़कन नहीं बन पाओगी। स्नेहा उन सब बातों को याद कर रही थी कि अचानक ही वो शख्स, जो कोई और नहीं अंगद मित्तल ही था, उसके करीब आया। उम्र 27 साल और हाइट तकरीबन 6 फुट 2 इंच, चेहरे पर बिल्कुल भी एक्सप्रेशंस नहीं, आंखें गहरी काली और डार्क लिप्स के साथ हल्की बियर्ड, कुल मिलाकर अंगद मित्तल देखने में निहायत ही हैंडसम था। अंगद स्नेहा की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें वॉशरूम जाना है तो तुम जा सकती हो। उसकी बात सुनकर स्नेहा ने अपना चेहरा ना में हिलाया। वॉशरूम जाना तो दूर, उसमें तो इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपनी जगह से हिल सके।
धड़कनों की रफ्तार इतनी ज़्यादा तेज थी कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी वक्त उसका दिल उसके सीने से बाहर ही निकल जाएगा। अगले ही पल अंगद अब बिस्तर पर बैठा और उसने स्नेहा के कंधे पर अपना हाथ रखा। स्नेहा एकदम से सिहर उठी। अंगद उसकी तरफ देखते हुए बोला, कुछ कहना चाहती हो? स्नेहा ने अपना चेहरा ना में हिलाया। अंगद ने अब उसे धीरे धीरे बेड की तरफ झुकाया और फिर एक नज़र स्नेहा को देखा, जिसके चेहरे पर घूंघट अभी भी था, जिसकी वजह से स्नेहा ढंग से अंगद को अभी भी नहीं देख पा रही थी। बेशक से वो घूंघट हल्का सा ऊपर उठ गया था, लेकिन अभी भी पूरा हटा नहीं था। अंगद ने अपने कांपते हुए हाथ से अपनी शर्ट के बटन खोले और उसे साइड में रख दिया। इस वक्त उसकी आंखें गहरी लाल थी और एक पल के लिए उसने अपने होठों को अंदर की तरफ दबा लिया था। कुछ ही देर में स्नेहा को अपने कपड़े अपने बदन से अलग होते हुए महसूस हुए, लेकिन उसका घूंघट अभी भी नहीं हटाया था। स्नेहा ने खुद ही अपना घूंघट ऊपर की तरफ उठाया तो अब उसे अंगद का चेहरा नजर आया। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उन दोनों की सुहाग रात है। अंगद के चेहरे पर ना ही कोई एक्सप्रेशंस थे और ना ही वो स्नेहा की तरफ देख रहा था, लेकिन वो स्नेहा के ऊपर झुका हुआ था। और फिर अचानक ही स्नेहा को अंगद की करीबी महसूस हुई। उसके हाथ अंगद के कंधों पर आ गए थे और जैसे ही उसने अंगद को छुआ, अंगद ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। स्नेहा के चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था। वो पूरी तरह दर्द से तड़प रही थी। उसकी आंखों से भी आंसू बह गए थे। अंगद तुरंत बोला, अगर तुम्हें तकलीफ है तो मैं तुमसे दूर हो जाऊं। ये बोलकर उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया था। स्नेहा हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। बेशक से वो कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं रही थी, लेकिन उसे इतना तो पता था कि पति और पत्नी के बीच सिर्फ यही तो नहीं होता, प्यार सिर्फ इसे ही तो नहीं कहा जाता, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक दूसरे को प्यार से छूना, एक दूसरे को किस करना, ये सब चीज़ उस प्यार का हिस्सा होती है। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अगले ही पल अब उसके कानों में अंगद की कही हुई बात फिर से गूंज गई, अगर तुम मेरी बीवी बनोगी तो तुम्हारी हर एक ज़रूरत मैं पूरी करूँगा। एक बीवी को एक पति से जो कुछ भी चाहिए वो सब तुम्हें मिलेगा, लेकिन सिर्फ ज़रूरत पूरी होगी, इस बात का ख्याल रखना। अब तक तो उसकी आंखों से आंसू उसके बदन के दर्द की वजह से थे, लेकिन अब उसे दर्द उसके दिल में हुआ। कहीं ना कहीं अंदाजा था उसे कि उसका और अंगद का रिश्ता सिर्फ ज़रूरत का होगा, लेकिन कुछ ऐसा भी होगा ये उसने नहीं सोचा था। वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी और उसे कुछ ना बोलते हुए देख अंगद ने अब कंटिन्यू रखा। उसके चेहरे पर रत्ती भर एक्सप्रेशंस नहीं थे, ना ही कोई सुकून। ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ एक जिस्म हो, उसके अंदर जान तो है ही नहीं, कोई इमोशंस, कोई फीलिंग, कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर बाद अंगद उसके चेहरे को गौर से देखने लगा, जैसे समझने की कोशिश कर रहा हो कि स्नेहा को इस वक्त क्या फील हो रहा है। अगले ही पल अब वो उसके ऊपर से हटा और वॉशरूम की तरफ चला गया। स्नेहा बिस्तर पर लेटी ही रह गई। उसके होठों पर लगी हुई लिपस्टिक बिल्कुल वैसी ही थी जैसे उसने लगा रखी थी। वो जरा सी भी ना उसके होठों से हटी और ना ही फैली, जिसका मतलब साफ था कि इतने वक्त में अंगद ने एक बार भी उसके होठों को छुआ तक नहीं। उसके गले और कानों में पहनी हुई ज्वेलरी भी बिल्कुल वैसे ही थी। अगर अंगद उसे उसके गर्दन पर या फिर उसके गालों पर किस करता तो वो ज्वेलरी उसके बदन से हट चुकी होती। स्नेहा ने नजरें घुमाकर वॉशरूम की तरफ देखा, जहां से अब अंगद बाहर आया और बाहर आते ही बिस्तर पर आने की जगह वो जाकर सोफे पर लेट गया। स्नेहा एक बार फिर से बस उसकी तरफ देखती ही रह गई। उसे अपनी बॉडी में बेइंतहा दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन वो फिर भी अपनी जगह पर उठकर बैठी। उसने अपने कपड़ों को पहना और फिर अंगद की तरफ देखते हुए बोली, सुनिए, आप सोफे पर क्यों सो रहे हैं? अंगद ने उसका सवाल सुनकर बिना उसकी तरफ देखे ही कहा, मुझे बिस्तर पर नींद नहीं आती। स्नेहा के पास अब बोलने को कुछ रहा ही नहीं। पता नहीं क्यों उसे ऐसा लग रहा था जैसे अंगद जानबूझकर बिस्तर पर नहीं आ रहा। वो कुछ पल यूं ही उसे देखती रही और फिर दोबारा बोली, अगर आप बिस्तर पर सोना चाहते हैं तो बता दीजिए, मैं सोफे पर सो जाऊंगी। मुझे भी बिस्तर पर कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, उसने कहा। लेकिन अंगद ने जवाब देने की बजाय करवट ले लिया और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। स्नेहा बिल्कुल खामोश हो गई। उसकी आंखों से आंसुओं की कुछ बूंदें लुढ़क गई। हाँ, उसकी लव मैरिज नहीं थी, उसकी अरेंज मैरिज थी, लेकिन अरेंज मैरिज में फीलिंग्स भी नहीं होती क्या?
ये सवाल फिलहाल वो खुद से कर रही थी। कुछ पल यूं ही बैठे रहने के बाद अब वो अपनी जगह से उठी और धीमे धीमे कदमों से चलकर वॉशरूम में गई। उसके चलने का तरीका थोड़ा अलग था क्योंकि वो चलते वक्त हल्का सा लड़खड़ाती थी। इसलिए जितने भी रिश्ते आज तक उसके मॉम डैड ने उसके लिए देखे वो सब उसे रिजेक्ट कर चुके थे। और इतने रिश्ते आने के बाद भी जब स्नेहा की शादी किसी से फिक्स नहीं हुई तो उसके मॉम डैड को उसकी बहुत फिक्र हो रही थी। इसलिए अंगद का एक बेटा ऑलरेडी होने पर भी उन्होंने स्नेहा का रिश्ता अंगद से कर दिया था। जब वो वॉशरूम में गई थी तब रूम की लाइट ऑफ थी क्योंकि अंगद ने आते ही लाइट ऑफ कर दी थी। बस डिम लाइट जल रही थी, लेकिन अब जब वो वॉशरूम से आई तो लाइट ऑन थी। स्नेहा ने हैरानी से अंगद की तरफ देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। वो चुपचाप बिस्तर की तरफ आई और जैसे ही वो बिस्तर पर लेटी अंगद अपनी जगह से उठा और लाइट ऑफ कर वापस सोफे पर आकर लेट गया। स्नेहा के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अब उसे अंगद की बात और भी ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आ रही थी। वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि अब वो कैसे रिएक्ट करे। ना जाने कब यूं ही अंगद को देखते देखते वो सो गई, उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह के तकरीबन 6 बजे स्नेहा की आंखें खुली और वो बिस्तर पर उठकर बैठी। उसकी नजरें तुरंत सोफे की तरफ गई जहां से अंगद गायब था। उसने नजरें उठाकर अब वॉशरूम की तरफ देखा और फिर आकर वॉशरूम का दरवाजा खटखटाया। लेकिन जब काफी देर तक अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो उसने दरवाजा खोलकर अंदर की तरफ देखा तो उसे समझ में आया कि अंगद वॉशरूम में है ही नहीं, मतलब वो रूम में ही नहीं था। एक गहरी सांस लेकर अब स्नेहा ने सामने की तरफ देखा जहां उसका बैग रखा हुआ था, वो बैग जिसमें उसके कपड़े थे। उसने उस बैग में से अपने लिए एक साड़ी ली और फिर उसे लेकर वॉशरूम में चली गई। कुछ ही देर में वो रेडी होकर वॉशरूम से बाहर आ गई थी, लेकिन अंगद अभी तक रूम में नहीं आया था। एक नई नवेली दुल्हन का श्रृंगार कर स्नेहा कमरे से बाहर निकली। उसने पल्लू अपने सिर पर रखा हुआ था। सीढ़ियाँ उतरते हुए जब वो नीचे की तरफ आई तो उसकी नज़र सामने सोफे पर बैठी हुई एक औरत पर गई जिनका नाम था शारदा जी, जो अंगद की मॉम थी। स्नेहा ने उनके पास आकर जैसे ही उनके पैरों को छुआ, शारदा जी तुरंत अपनी जगह से उठी और उसे कंधे से पकड़ते हुए बोली, इसकी ज़रूरत नहीं है बेटा, बहू बेटियां तो घर की लक्ष्मी होती हैं, वो पैरों को हाथ नहीं लगाती। स्नेहा हल्का सा मुस्कुराई। शारदा जी ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, अंगद उठ गया क्या? स्नेहा ने अजीब सी नज़रों से उन्हें देखा क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि अंगद है कहाँ पर। तभी शारदा जी तुरंत बोली, वो एक बार फिर से जिम गया क्या? आज का दिन भी उसने अपना जिम नहीं छोड़ा। ये लड़का भी ना कमाल करता है। खैर तुम एक काम करो, कुछ वक्त यहाँ पर बैठो, जब सब लोग आएंगे तो तुम मंदिर में दिया जलाना। उनकी बात सुनकर स्नेहा ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और फिर चुपचाप सोफे पर बैठ गई। धीरे धीरे सब लोग इकट्ठा होने लगे थे। मित्तल मेंशन में पूरी मित्तल फैमिली रहती थी, जिसमें ना सिर्फ अंगद के मॉम डैड थे बल्कि साथ ही साथ उसके चाचा चाची भी थे। उसके चाचा चाची जी के 3 बच्चे थे, जिसमें 2 बेटियां और एक बेटा था जिसका नाम ध्रुव मित्तल था। हालांकि ध्रुव अंगद के चाचा चाची का बेटा था, लेकिन वो अंगद से बड़ा था क्योंकि शादी के 6 साल तक अंगद के मॉम डैड को कोई बच्चा नहीं हुआ था और इतने में ध्रुव पैदा भी हो चुका था, तो ध्रुव अंगद से बड़ा था। पर बड़ा बेटा होने के बावजूद भी उसने मित्तल इंडस्ट्रीज को ज्वाइन नहीं किया था। वो एक डॉक्टर था और उसे वही चीज़ सुकून देती थी। निया और पिया भी अंगद के चाचा चाची की बेटियां थी, जो जितना प्यार ध्रुव से करती थी उतना ही प्यार अंगद से भी करती थी। तकरीबन 8 बजे अब सब लोग हॉल में आ चुके थे। शारदा जी ने स्नेहा की तरफ देखते हुए कहा, अब हम सब पूजा करेंगे। स्नेहा उनके साथ मंदिर की तरफ बढ़ गई, लेकिन उसकी नजरें अंगद को ढूंढ रही थी। शारदा जी ने जब उसे यूं देखा तो वो समझ गई कि स्नेहा को शायद अंगद का इंतजार है, लेकिन ये इंतजार सिर्फ स्नेहा को नहीं था बल्कि यहाँ खड़े हर एक शख्स को था। अंगद कभी भी पूजा में शामिल नहीं होता था जब से संगम पैदा हुआ था, या फिर यूं कह लो कि जब से अंगद की पहली बीबी इस दुनिया से गई थी तब से ही अंगद का भगवान से विश्वास उठ गया था। स्नेहा शारदा जी की तरफ देखते हुए बोली, वो सासू माँ। शारदा जी उसका सवाल पहले से ही समझ गई थी। वो बोली, वो मंदिर में नहीं आता है स्नेहा। स्नेहा ने तुरंत पूछा, लेकिन क्यों सासू माँ, घर के सभी लोग यहाँ पर हैं तो उन्हें भी तो यहाँ पर होना चाहिए ना।
शारदा जी उसकी इस सवाल का जवाब दे ही नहीं पाई। स्नेहा एक बार फिर से बोली, आप बस मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। उसकी बात पर सब लोग चौंक गए क्योंकि अंगद बेशक से कुछ भी हो जाए मंदिर में नहीं आने वाला था। लेकिन किसी ने स्नेहा को कुछ नहीं कहा और स्नेहा अब मंदिर से निकलकर ऊपर जिम की तरफ आई। उसने जैसे ही जिम के दरवाजे पर अपना हाथ रखा, एक पल के लिए जैसे वक्त थम सा गया। उसकी नज़रें सामने अंगद पर गई, जो सिर्फ अपने शॉट में था और इस वक्त बालकनी के पास खड़ा सिपर से अपना प्रोटीन शेक पी रहा था। स्नेहा बस उसकी तरफ देखती ही रह गई। पीछे से सिर्फ उसकी पीठ नजर आ रही थी, एकदम हार्ड और बिल्कुल टर्न। उसे देखते हुए स्नेहा का भी गला सूखने लगा था, लेकिन एक गहरी सांस लेकर वो अंदर की तरफ आई और जैसे ही अंगद को कदमों की आहट महसूस हुई, उसने तुरंत पलटकर पीछे की तरफ देखा। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कोई उसके जिम में आए। यहाँ पर उसके अलावा और कोई आता भी नहीं था। निया और पिया जिम का यूज नहीं करती थी और ध्रुव को वैसे भी इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था, वो सिर्फ डाइटिंग पर ध्यान देता था। अंगद ने स्नेहा को वहां पर देखा तो वो हैरान हुआ। वहीं स्नेहा अब आगे की तरफ आई, लेकिन जैसे ही वो अंगद के सामने खड़ी हुई, उसकी नज़र अंगद की चेस्ट पर गई। कल अंधेरे में वो उसकी चेस्ट को देख ही नहीं पाई थी, लेकिन आज उसकी नज़रें उसकी चेस्ट से हट ही नहीं रही थी। इसलिए नहीं क्योंकि उसकी चेस्ट बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थी, इसलिए क्योंकि वहाँ पर एक खूबसूरत सा टैटू बना हुआ था और वो टैटू था किसी के नाम का। जैसा खूबसूरत वो टैटू वैसा ही खूबसूरत सा नाम, तनुश्री। अंगद उसकी तरफ देखते हुए एकदम एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, अगर तुम्हें जिम करने का शौक है तो तुम कर सकती हो, लेकिन यहाँ नहीं। आज का दिन वेट कर लो, कल तुम्हारे लिए इस घर में अलग से जिम बना दी जाएगी। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही स्नेहा ने अपनी नज़रें उसके टैटू से हटाई और बोली, वो मैं यहाँ जिम करने के लिए नहीं आई हूँ, वो मैं यहाँ पर आपको बुलाने के लिए आई हूँ। नीचे सब लोग मंदिर में हैं और पूजा का वक्त हो गया है, तो सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर अंगद कुछ पल उसे देखता रहा और फिर आगे की तरफ बढ़ते हुए बोला, मेरे पास फालतू कामों के लिए वक्त नहीं है, आज तो मुझे तुम बुलाने आ गई, आइंदा से मत आना। ये बोलकर वो तुरंत वहां से बाहर चला गया। स्नेहा बस उसे जाते देखती रह गई। उसकी आंखों के सामने एक बार फिर से वो टैटू आ गया जो अंगद की चेस्ट पर था। वो समझ चुकी थी कि तनुश्री उनकी पहली बीबी का नाम है। वो यहाँ पर अंगद को बुलाने आई थी, लेकिन अंगद ने तो अब साफ साफ मना कर दिया था, तो वो अब उससे कुछ बोल भी नहीं सकती थी। इसलिए वो वापस चुपचाप नीचे हाल में आई और फिर मंदिर की तरफ चली गई, जहाँ सब उसका इंतजार कर रहे थे। उसे अकेले आते हुए देख सब लोगों को ज़्यादा हैरानी नहीं हुई, लेकिन हाँ, सब कुछ स्नेहा के लिए थोड़ा बुरा जरूर लग रहा था। शारदा जी स्नेहा के गाल पर अपना हाथ रखकर बोली, अगर वो नहीं आया तो क्या हुआ, तुम हो ना, भगवान से उससे हिस्से की दुआ भी तुम कर लेना। उनकी बात सुनकर स्नेहा बस हल्का सा मुस्कुराई और शारदा जी ने अब उसके हाथों में आरती का थाल दे दिया। स्नेहा सामने महादेव की तरफ देख रही थी और उसकी आंखों में हल्की नमी थी। मन ही मन वो अपने महादेव से बातें कर रही थी। कुछ ही देर में अंगद रेडी होकर नीचे की तरफ आया। वो सीधा डाइनिंग टेबल की तरफ आया। स्नेहा इस वक्त वहां पर नहीं थी क्योंकि अभी अभी उसके फ़ोन पर उसकी मॉम का कॉल आया था। हालांकि वो तो कॉल डिस्कनेक्ट करने वाली थी क्योंकि अभी सब लोग ब्रेकफास्ट के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन शारदा जी ने उसे कॉल रिसीव करने के लिए कहा और फिर आराम से बाहर जाकर बात करने को कहा। तो स्नेहा मुस्कुराते हुए अपनी मॉम का कॉल रिसीव कर बाहर की तरफ आ गई। उसकी मॉम उसे बता रही थी कि आज उसकी पग फेरे की रस्म है, तो वो लोग उसे लेने के लिए मित्तल मेंशन आ रहे हैं। स्नेहा उनकी बात सुनकर खुश हो रही थी। कुछ वक्त फोन पर बात करने के बाद वो अंदर की तरफ आई तो शारदा जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हारी मॉम से तुम्हारी बात हो गई? स्नेहा ने अपना सर हाँ में हिलाया और बोली, हाँ, वो मम्मा कह रही थी कि वो लोग मेरे पग फेरे की रस्म के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। शारदा जी उसकी बात सुनकर मुस्कुराई और फिर अंगद की तरफ देखते हुए बोली, अब तुम ऑफिस मत जाना अंगद, आज स्नेहा के मॉम डैड आ रहे हैं तो तुम यहीं। उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही अंगद, जो अपना ब्रेकफास्ट कर चुका था, वो अपनी जगह से उठा और बोला, सॉरी मॉम, लेकिन मुझे नहीं लगता मेरी यहाँ कोई ज़रूरत है, मुझे बस नेहा को लेने उसके मायके जाना होगा ना,
तो डोंट वरी, मैं शाम को चला जाऊंगा, बाकी सब आप देख लीजिएगा। ये बोलकर वो अपनी जगह से उठा और फिर वहां से बाहर की तरफ चला गया। स्नेहा हैरानी से बस उसकी तरफ देखती रह गई। अभी तक उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन अब उसका चेहरा एकदम से उतर चुका था। तभी शारदा जी स्नेहा की तरफ देखते हुए बोली, जाओ स्नेहा, तुम जाकर संगम को उठा दो, कल रात वो रो रहा था तुम्हारे लिए, उसके लिए दूध ले जाना। स्नेहा ने अपना चेहरा हामी हिलाया और फिर एक गिलास दूध लेकर संगम के कमरे की तरफ बढ़ गई। शादी से पहले जो 2-4 दिन थे उनमें स्नेहा और संगम की बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। शादी के फंक्शंस में बेशक अंगद ढंग से शामिल नहीं हुआ, लेकिन स्नेहा को संगम की वजह से कोई कमी सी महसूस नहीं हुई। स्नेहा मुस्कुराती हुई संगम के कमरे में आई और आकर बेड पर उसके बगल में बैठ गई। संगम आराम से सोया हुआ था। स्नेहा ने बड़े ही प्यार से उसके सिर पर अपना हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग संगम। उसकी आवाज़ सुनकर संगम ने नींद में ही कहा, गुड मॉर्निंग स्नेहा माँ। स्नेहा उसके मुंह से माँ सुनकर मुस्कुराई और बोली, कल रात आप मेरे पास आए थे, लेकिन मैं आपको अपने पास सुला नहीं सकी, लेकिन अब देखिए मैं आपको उठाने आई हूँ। संगम अपनी आंखें बंद किए हुए ही बोला, डैड कहाँ है स्नेहा माँ, उन्हें बुलाइए ना, मुझे अपनी आंखें खोलनी है, मैं रोज उन्हें देखकर ही अपनी आंखें खोलता हूँ। उसकी बात सुनकर स्नेहा का चेहरा मायूस हो गया, क्योंकि अंगद तो वहां से जा चुका था। स्नेहा उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, सॉरी बेटा, लेकिन आपके डैड तो जा चुके हैं, आज आप मुझे देखकर अपनी आंखें खोल लीजिए। संगम तुरंत बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता स्नेहा माँ कि वो मुझसे मिले बिना चले जाएं। आप जाकर बाहर से उन्हें बुलाकर लेकर आइए, वो जरूर आएंगे। स्नेहा को और भी ज्यादा बुरा लगने लगा। उसने संगम को अपनी गोद में उठा लिया। संगम उसकी गोद में सिमट गया। स्नेहा उसकी तरफ देखते हुए बोली, अपनी आंखें खोलो संगम, मैं सच कह रही हूँ, तुम्हारे डैड घर पर नहीं है, वो जा चुके हैं। आज आज तो मैनेज कर लो, कल से। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही किसी ने संगम को स्नेहा की गोद से ले लिया और अपने सीने से लगा लिया। स्नेहा हैरान रह गई, क्योंकि सामने कोई और नहीं, अंगद ही था। अंगद ने मुस्कुराते हुए संगम की तरफ देखा और कहा, गुड मॉर्निंग जान। उसके मुंह से वो जान शब्द सुनकर ही स्नेहा उसकी तरफ देखती रह गई, लेकिन कम वक्त ये जान शब्द अंगद ने उसके लिए नहीं बल्कि संगम के लिए कहा था। वहीं संगम ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोली और अंगद के गाल को चूमकर बोला, गुड मॉर्निंग डैड। अंगद उसकी तरफ देखते हुए बोला, आपने सही कहा जान कि आपके डैड आपसे मिले बिना नहीं जा सकते। आप अपने डैड की शान हो। जैसे आप अपने डैड का चेहरा देखकर अपनी आंखें खोलते हैं, वैसे ही आपके डैड आपको देखकर ही घर से बाहर जाते हैं। अब आप जल्दी से अपना दूध फिनिश कीजिए, उसके बाद आपको स्कूल भी जाना होगा। संगम ने मुस्कुराकर अपना चेहरा हमें हिलाया और फिर तुरंत स्नेहा की गोद में चला गया। अंगद वहां से बाहर की तरफ जाने लगा, लेकिन फिर रुका और स्नेहा की तरफ देखते हुए बोला, मैं कभी भी संगम से मिले बिना घर से बाहर नहीं जाता, और वो हमेशा मेरा चेहरा देखकर ही अपनी आंखें खोलता है। इसलिए ना ही कोई गलतफहमी में रहे और ना ही कोई मेरी जगह लेने की कोशिश करे। उसकी बात सुनकर स्नेहा हैरान रह गई। उसे सच में लगा कि अंगद वहां से जा चुका है, इसलिए वो संगम को बोल रही थी कि वो उसे देखकर अपनी आंखें खोल ले, लेकिन वो कोई अंगद की जगह लेने का नहीं सोच रही थी। वो तुरंत कुछ बोलने को हुई, लेकिन उससे पहले ही अंगद अपनी पॉकेट में हाथ डाले बाहर की तरफ चला गया। स्नेहा बस उसे जाते देखती रह गई। जैसे ही अंगद बाहर की तरफ आया, शारदा जी उसके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, क्या कर रहे हो तुम अंगद? मैं जानती हूँ तुम्हें, तुम्हारा काम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम वैसे भी कहाँ ही हम सबको कोई वक्त देते हो जो तुम अब स्नेहा की फैमिली को दोगे, लेकिन आज वो पहली बार शादी के बाद इस घर में आ रहे हैं। कम से कम 5 मिनट तो उनके साथ। उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही दरवाजे पर कदमों की आहट हुई। स्नेहा की फैमिली वहां पर आ चुकी थी, जिसमें उसके मॉम डैड और उसकी लिटिल सिस्टर थी। वहीं स्नेहा भी संगम को दूध पिलाकर रूम से बाहर निकली। जैसे ही उसकी नज़र अपने मॉम डैड पर गई, वो तुरंत उनके पास आई और अपनी मॉम के गले लग गई। अंगद अभी भी अपनी पॉकेट में हाथ डाले उन सब की तरफ देख रहा था। शारदा जी के साथ उनकी देवरानी सुमित्रा भी आगे की तरफ आई और उन सबका वेलकम करने लगी। अपनी फैमिली से मिलने के बाद अब स्नेहा की नज़रें खुद ब खुद अंगद की तरफ उठ गई, जो वहां खड़ा था।
लेकिन उसने एक बार भी उसके मॉम डैड की तरफ आने की कोशिश नहीं की और ना ही उन्हें दूर से ग्रीट किया, और अब तो वो वहाँ से बाहर की तरफ चला गया था। स्नेहा ने एक नज़र अपनी फैमिली की तरफ देखा और फिर तुरंत बाहर की तरफ आई। उसे अंगद से बात करनी थी। उसे कहना था कि वो अपने दिल में कोई गलतफहमी ना रखे। वो संगम के दिल में अंगद की जगह नहीं लेना चाहती। जैसे ही वो बाहर आई, उसकी नज़र अंगद पर गई जो गाड़ी में बैठने वाला था। अगले ही पल स्नेहा उसके पास आकर बोली, सुनिए, मुझे आपसे कुछ कहना है। अंगद ने नज़र घुमाकर उसकी तरफ देखा और फिर बिना किसी एक्सप्रेशंस के बोला, अगर ये तुम कहने आई हो कि मैं अंदर जाकर तुम्हारे मॉम डैड के साथ टाइम स्पेंड करूँ तो सॉरी, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हारी ज़रूरतें मैं पूरी करूँगा, लेकिन मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। और इस रस्म में ज़रूरी होता है हस्बैंड का वाइफ को उसके घर से लेकर आना। उसके लिए मैंने कमिटमेंट्स दे दिए हैं। इसके अलावा अब मैं कुछ और नहीं कर सकता। ये बोलकर वो जैसे ही गाड़ी में बैठने लगा, स्नेहा तुरंत बोली, मैं इस बारे में आपसे बात नहीं करने आई हूँ, मैं बात संगम के बारे में करने आई हूँ। संगम का जिक्र सुनकर अब अंगद रुक गया। स्नेहा तुरंत बोली, मैं संगम के दिल में आपकी जगह नहीं लेना चाहती और ना ही मैं ऐसी कोई कोशिश करूँगी। आपकी जो जगह है वो आपकी ही रहेगी, मैं तो बस उसके दिल में अपनी जगह। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अंगद बहुत सख्ती से बोला, अगर तुम कोशिश करना भी चाहती हो तो कर लो, जो मेरा है वो हमेशा मेरा ही रहेगा। तुम यहाँ पर संगम के लिए ही आई हो, इसलिए तुम्हारा उसके साथ घुलना मिलना ज़रूरी है, लेकिन अगर मेरी जगह लेने की कोशिश भी करोगी तो कहीं की नहीं रह जाओगी। ये बोलकर अब वो दोबारा गाड़ी में बैठने लगा। उसकी बात सुनकर स्नेहा को बहुत बुरा लग रहा था। इस बार उसने अंगद से कुछ नहीं कहा, लेकिन अंगद खुद ही बोला, जब रूम में जाओगी तो बेड के साइड टेबल पर तुम्हारे लिए दवाई रखी है, याद से ले लेना। स्नेहा हैरानी से बोली, दवाई? कैसी दवाई? अंगद बिना किसी भाव के बोला, जब जाओगी तो पता चल जाएगा। ये बोलकर अब वो गाड़ी में बैठा और अगले ही पल वहां से निकल गया। स्नेहा को समझ नहीं आया कि अंगद कौन सी दवाई के बारे में बात कर रहा था। उसे इतना ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी कि वो जल्दी से घर के अंदर आकर सीधा अपने रूम की तरफ गई। रूम में आकर जैसे ही उसने साइड टेबल पर रखी हुई दवाइयों को देखा, वो हैरान रह गई। वो नो प्रेगनेंसी पिल्स थी। उन पिल्स को देखते ही स्नेहा की आंखों में नमी तैर गई। वो अंगद की पत्नी थी। अगर वो प्रेग्नेंट भी होती है तो उसे क्या ही प्रॉब्लम थी, लेकिन अंगद ने जिस तरह से उसे वो प्रेगनेंसी पिल्स लेने को कहा, स्नेहा को ऐसा लग रहा था जैसे अंगद चाहता हो कि स्नेहा प्रेग्नेंट ही ना हो। और सच भी यही था, अंगद नहीं चाहता था कि स्नेहा प्रेग्नेंट हो। अब उसका रीज़न क्या था वो अंगद ही जाने, पर स्नेहा को तकलीफ हो रही थी। वो गुस्से से बोली, मुझे नहीं लेनी ये प्रेगनेंसी पिल्स, और अगर इतना ही खौफ है मेरे प्रेग्नेंट होने का तो कल जो हुआ सो हुआ, आज से हम दोनों के बीच ऐसा कुछ होगा ही नहीं। ये बोलकर उसने उन प्रेगनेंसी पिल्स को वहीं अंदर ड्रॉर में फेंका और वापस नीचे हाल में आ गई। नीचे उसके मॉम डैड उसका इंतजार कर रहे थे। वो उसे अपने साथ लेने आए थे। शारदा जी ने बहुत कहा कि वो लोग चाय नाश्ता तो करें, लेकिन मिस्टर व्यास ने ये कहकर मना कर दिया कि वो अपनी बेटी के घर का कुछ खा पी नहीं सकते। शारदा जी ने जब स्नेहा को देखा तो वो मुस्कुराते हुए उसके पास आई और उसके गाल पर अपना हाथ रखकर बोली, तुम अपने मॉम डैड के साथ जाओ, शाम को अंगद तुम्हें लेने आ जाएगा। स्नेहा तुरंत बोली, लेकिन वो संगम। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही शारदा जी बोली, तुम उसकी फिक्र मत करो, आज उसे मैं संभाल लूंगी, कल से तो तुम्हें ही उसे संभालना है ना। स्नेहा ने अपना सिर हाँ में हिलाया और फिर सबसे विदा लेकर अपने मॉम डैड के साथ वहां से चली गई। गाड़ी में बैठी वो अंगद की बातों के बारे में सोच रही थी और उसे इस बात की टेंशन थी कि अंगद ने बोल तो दिया कि वो उसे लेने आएगा, लेकिन अगर वो उसे लेने नहीं आया तो पहले ही उसके मॉम डैड उसकी वजह से थोड़ा परेशान रहते हैं, ऐसे में अब उन्हें और भी ज़्यादा बुरा लगेगा। वहीं दूसरी तरफ मित्तल इंडस्ट्रीज़ में अंगद अपने केबिन में बैठा था। तभी उसकी असिस्टेंट कुमुद उसके पास आई और उसकी तरफ देखते हुए बोली, सर वो आज आपको देहरादून जाना था। उसकी बात सुनकर अंगद के चेहरे पर परेशानी झलकने लगी। देहरादून वाली बात तो उसके दिमाग से निकल ही गई थी, लेकिन देहरादून जाना उसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, वरना उसे बहुत लॉस हो सकता था और अंगद बिजनेस में लॉस बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकता था।
ब्यास मेंशन। स्नेहा अपने मॉम डैड के साथ ब्यास मेंशन आ चुकी थी। इस वक्त वो अपनी बहन आस्था के साथ उसके रूम में थी। स्नेहा की फैमिली में उसके मॉम डैड मिस्टर महेश और मिसेस अनुपमा के अलावा उसकी बहन आस्था और भाई आयुष थे। आयुष स्नेहा से बड़ा था लेकिन आस्था स्नेहा से छोटी थी। सब लोग स्नेहा से बहुत प्यार करते थे, बस उसकी दादी निरंजना देवी को छोड़कर, जो स्नेहा से इसलिए उखड़ी उखड़ी रहती थी क्योंकि वो थोड़ा लड़खड़ा कर चलती थी और स्नेहा की इसी कमी की वजह से बहुत सारे लड़कों ने उसका रिश्ता भी ठुकराया था, जिसकी वजह से उसकी दादी स्नेहा से और भी ज़्यादा चिढ़ने लगी थी। इसलिए अब स्नेहा जब पग फेरे की रस्म के लिए घर पर आई तो वो अपने दादी से मिलने उनके रूम में भी गई, लेकिन उसकी दादी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। लेकिन बाकी सब लोग स्नेहा को बहुत प्यार करते थे और ख़ासकर उसके डैड महेश जी। आस्था स्नेहा के अंगद के बारे में पूछ रही थी। वो उससे पूछ रही थी कि कल रात उन दोनों के बीच क्या कुछ हुआ, लेकिन स्नेहा ने उसे गुस्से से घूरा तो आस्था चुप रह गई। पर कुछ देर बाद आस्था उसे छेड़ते हुए बोली, लगता है कल जीजू ने आपसे बहुत सारा प्यार किया होगा, तभी आप मुझे कुछ बता नहीं रही हैं। आपको शर्म आ रही है ना? उसकी बात पर स्नेहा को कल रात की बात याद आ गई। कल रात वो और अंगद एक तो हुए, लेकिन उसमें प्यार कहाँ था, ये सवाल वो भी खुद से पूछ रही थी। यूं ही धीरे धीरे वक्त बीत रहा था और अब सुबह से दोपहर हो चुकी थी। स्नेहा अभी खाना खाकर फ्री हुई थी कि उसके फ़ोन पर संगम का कॉल आया। उसने मुस्कुराते हुए कॉल रिसीव किया तो सामने से संगम की आवाज़ आई। ये क्या बात हुई स्नेहा माँ, आप मुझे अकेला छोड़कर चली गई? आपने तो कहा था कि अब आप मेरे साथ रहेंगी, मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगी, तो फिर आप मुझे अकेला छोड़कर कैसे चली गई? उसके सवालों पर स्नेहा मुस्कुराई और बोली, सॉरी बेटा, लेकिन बस आज मुझसे ये गलती हो गई। आई प्रॉमिस आइंदा मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी और आप फिक्र मत कीजिए, अभी कुछ ही देर में मैं वापस आपके पास आ जाऊंगी। संगम तुरंत बोला, नहीं, आप अभी इसी वक्त मेरे पास आओ, मुझे आप अभी इसी वक्त अपने पास चाहिए हो। उसकी बात सुनकर स्नेहा हंसने लगी। तभी फोन शारदा जी ने अपने हाथों में लिया और मुस्कुराते हुए बोली, कैसी हो बेटा? स्नेहा मुस्कुराई और बोली, मैं ठीक हूँ सासू माँ। शारदा जी एक बार फिर से बोली, तुम फिक्र मत करो, अभी 1-1.5 घंटे में ही अंगद तुम्हें लेने आ जाएगा, तब तक मैं इसे संभाल लूँगी। स्नेहा मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है। शारदा जी ने फ़ोन काट दिया और संगम को खाना खिलाने लगी, जो खाना खाने से मना कर रहा था क्योंकि उसे स्नेहा के हाथों से खाना खाना था। कुछ ही देर में किसी तरह उन्होंने संगम को खाना खिला ही दिया था और अब उन्होंने अंगद को कॉल किया, लेकिन अंगद का कॉल लग ही नहीं रहा था। तो उन्होंने तकरीबन आधे घंटे बाद अंगद की पर्सनल असिस्टेंट को कॉल किया, जिसने उन्हें बताया कि अंगद अपनी एक मीटिंग के लिए देहरादून गया है। उसके देहरादून जाने की बात सुनकर ही शारदा जी हैरान रह गई, क्योंकि आज तो अंगद को स्नेहा को लेने ब्यास मेंशन जाना था। अब उनके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा था। जब सुमित्रा जी ने उन्हें यूं देखा तो वो परेशान होते हुए बोली, क्या हुआ दीदी, आप ऐसे गुस्सा क्यों हो रही हैं? अंगद से बात हुई क्या? क्या कहा अंगद ने? शारदा जी गुस्से से बोली, अंगद से बात तो तब होगी ना जब वो ऑफिस में होगा। वो ऑफिस में है ही नहीं सुमित्रा, वो अपनी मीटिंग के लिए देहरादून गया है। बताओ अब इस लड़के का मैं क्या करूं? इसने खुद कहा था कि मैं स्नेहा को लेने के लिए उसके घर चला जाऊंगा। अगर मुझे पहले पता होता कि इसे मीटिंग के लिए बाहर जाना है तो मैं आज स्नेहा को भेजती ही नहीं। आज उसके पग फेरे की रस्म है, कितना बुरा लगेगा उसे जब अंगद उसे लेने नहीं जाएगा। शारदा जी की बात सुनकर अब सुमित्रा जी भी सोच में पड़ गई। वो कुछ सोचते हुए बोली, आप एक काम कीजिएगा दीदी, आप ध्रुव के साथ स्नेहा को लेने चली जाइएगा। अगर कोई भी नहीं गया तो उसे और भी ज़्यादा बुरा लगेगा। शारदा जी तुरंत बोली, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है सुमित्रा? तुम भी जानती हो, जब मित्तल मेंशन की बहुएं पहली बार अपने मायके जाती हैं तो उन्हें उनके पति ही लेने जाते हैं, जैसे ध्रुव आभा को लेने गया था, तुम्हें लेने किशोर और मुझे लेने के लिए धीरज जी। स्नेहा को लेने भी अंगद को जाना होगा। मुझे नहीं लगता वो आज देहरादून से वापस आ पाएगा, इसलिए आज की रात तो स्नेहा को वहीं रुकना पड़ेगा। पर समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे कहूँगी क्या? वो बेचारी बच्ची, कितना बुरा लगेगा उसे। ये बोलते हुए शारदा जी का चेहरा बहुत मायूस हो चुका था।
सुमित्रा जी भी मायूसी से बोली, लेकिन हम कुछ कर भी तो नहीं सकते ना दीदी। स्नेहा के मायके तो अंगद ही जा सकता है और अंगद तभी वहां जा पाएगा जब वो देहरादून से वापस आएगा। वहीं दूसरी तरफ स्नेहा मुस्कुराते हुए अपना सामान पैक कर रही थी। कुछ सामान जरूरी था जो विदाई के वक्त छूट गया था, वो उन्हें एक सूटकेस में डाल रही थी। उसमें उसकी फैमिली फोटो भी थी। तभी उसकी नज़र सामने वॉल क्लॉक पर गई जहां पर 7 बज चुके थे। वो मुस्कुराते हुए खुद से ही बोली, किसी भी वक्त वो आते होंगे, मैं ये सारा सामान लेकर नीचे चली जाती हूँ। ये बोलकर उसने वो बैग बंद किया और फिर नीचे की तरफ आ गई जहां उसकी मॉम ने पहले ही शगुन का सामान तैयार कर रखा था जो स्नेहा के साथ जाने वाला था। स्नेहा हैरानी से बोली, ये सब क्या है मॉम? अनुपमा जी तुरंत बोली, ये सब शगुन का सामान है, तुम अपने साथ लेकर जाओगी। शादी के बाद पहली बार आई हो, खाली हाथ थोड़ा न जाओगी। उसकी बात सुनकर स्नेहा मुस्कुराई। तभी अनुपमा जी एक बार फिर से बोली, तुम्हारी अंगद जी से बात हुई क्या? वो कब तक आने वाले हैं? स्नेहा उनके सवाल पर कुछ बोल ही नहीं पाई। उसे खुद नहीं पता था कि अंगद उसे लेने कब आएगा। हालांकि उसके पास अंगद का नंबर था और उसने शादी से पहले एक बार उसके नंबर पर कॉल भी किया था, लेकिन सामने से अंगद ने डिस्कनेक्ट कर दिया और बस एक मैसेज छोड़ दिया, आई विल कॉल यू लेटर। उसके बाद ना कभी उसका मैसेज आया और ना ही कभी स्नेहा ने किया। तकरीबन 1 घंटा और बीत गया और अब स्नेहा की दादी जी भी डिनर के लिए बाहर की तरफ आ चुकी थी। उन्होंने जब स्नेहा को देखा तो वो तुरंत बोली, क्या बात है, तुम अभी तक नहीं गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि शादी के एक ही दिन में तुम्हारे ससुराल वालों को समझ में आ गया कि तुम किसी काम की नहीं हो और पग फेरे की रस्म के नाम पर उन लोगों ने तुम्हें तुम्हारे मायके में ही पटक दिया? उनकी बात सुनकर स्नेहा के दिल पर क्या बीत रही थी ये सिर्फ वही जानती थी, लेकिन वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, ऐसा कुछ नहीं है दादी जी, वो मुझे लेने आएंगे। सासू माँ ने कहा था कि वो शाम तक आ जाएंगे, तो बस अभी आते ही होंगे। ये बोलते हुए उसने दरवाजे की तरफ देखा। उसकी आंखों में नमी तैर गई थी। अनुपमा जी तुरंत बोली, आप क्यों स्नेहा से ऐसी बातें करती हैं माँ? इसके आगे वो कुछ कहती उससे पहले ही निरंजना जी गुस्से से बोली, तुम तो मेरे सामने जुबान मत ही चलाओ तो ज़्यादा बेहतर होगा। पता नहीं कैसी लड़की पैदा की है, ढंग से चला भी नहीं जाता, किसी का घर क्या संभालेगी। ये बोलकर वो अंदर की तरफ चली गई और अनुपमा जी अब स्नेहा की तरफ देखने लगी। स्नेहा मुस्कुराते हुए बोली, आप फिक्र मत कीजिए मॉम, आपको तो पता ही है दादी माँ ऐसे ही बोलती ही हैं, पर सच बता रही हूँ, मैं सब कुछ संभाल लूँगी, आप बस मुझ पर यकीन करना। ये बोलते हुए वो अनुपमा जी के पास आ गई थी। अनुपमा जी ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, मुझे मेरी बेटी पर पूरा यकीन है। ज़रूरी तो नहीं जिसके कदम डगमगाएं वो कुछ कर ही नहीं सकती। दुनिया तो उनकी भी होती है जिनके पैर नहीं होते। मेरी बेटी में तो बस हल्की सी कमी है और उसके साथ साथ इतनी खूबियाँ भी तो हैं। देखने वाले की नज़र अच्छी होगी तो वो कमी खूबियों के सामने दिखाई ही नहीं देगी। कुछ देर बाद डिनर का वक्त हो गया था और सब लोग डिनर कर रहे थे। मिस्टर व्यास ने अंगद को कॉल किया, लेकिन अंगद ने कॉल रिसीव ही नहीं किया, तो उन्होंने दोबारा अंगद को कॉल भी नहीं किया। वो अपनी बेटी को पूरी जिंदगी भी अपने घर पर रख सकते थे, लेकिन उससे स्नेहा का मायूस चेहरा देखा नहीं जा रहा था। तभी स्नेहा आस्था की तरफ देखते हुए बोली, हम दोनों बाहर गार्डन में थोड़ा घूमने चलें क्या? आस्था मुस्कुराई और बोली, क्यों नहीं दीदी, चलो ना बाहर चलते हैं, थोड़ी वॉक भी हो जाएगी। ये बोलकर अब वो दोनों डाइनिंग टेबल से उठी और बाहर की तरफ चली गईं। अनुपमा जी मिस्टर व्यास की तरफ देखते हुए बोली, आपकी अंगद जी से बात हुई क्या? मिस्टर व्यास ने अपना चेहरा ना में हिलाया और बोले, नहीं, मैंने कॉल किया था लेकिन उसने कॉल रिसीव ही नहीं किया। उनकी बात सुनकर अब अनुपमा जी को भी परेशानी होने लगी। तभी आयुष बोला, क्या हुआ, आप लोग इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? अगर अंगद किसी काम में बिजी होगा तो नहीं आ पाया होगा। आज नहीं तो कल वो स्नेहा को लेने आ ही जाएगा। मुझे नहीं लगता हमें ऐसे परेशान होने की ज़रूरत है। अनुपमा जी और मिस्टर व्यास आयुष की बात समझ रहे थे, लेकिन अभी भी उन दोनों के चेहरे पर परेशानी तो झलक रही थी। वहीं दूसरी तरफ स्नेहा और आस्था दोनों बाहर गार्डन एरिया में थे, लेकिन आस्था वॉक करने की बजाय साइड में खड़ी फ़ोन पर बात करने में लगी हुई थी, जबकि स्नेहा की नज़रें बार बार दरवाजे पर जा रही थी।
ना चाहते हुए भी उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अब तक तो सिर्फ उसे देखकर रिजेक्ट किया जाता था, अब शायद इतना सब कुछ होने के बाद भी वो रिजेक्ट हो गई है। अचानक ही अब उसका चेहरा एकदम से खिल गया जब एक लग्जीरियस गाड़ी ब्यास मेंशन के अंदर एंटर हुई और उस गाड़ी में से अंगद बाहर निकला। अंगद को देखते ही स्नेहा का चेहरा एकदम से खिल गया। वो तेज कदमों से उसके पास आ रही थी। हालांकि उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने कदमों को भी हराना चाहती हो। वो अंगद के सामने आकर खड़ी हुई और अंगद ने फ़ोन से नज़रें हटाकर उसकी तरफ देखा। वो कुछ बोलता उससे पहले ही स्नेहा बोली, मैं कब से आपका इंतज़ार ही कर रही थी, मुझे लगा शायद आप नहीं आएंगे। उसकी बात सुनकर अंगद तुरंत बोला, मैंने कहा था ना, एक बार जिस चीज़ के लिए मैं कमिटमेंट दे दूँ मैं वो चीज़ ज़रूर करता हूँ। मैंने कहा था तुमसे कि मैं तुम्हें लेने आऊँगा तो मुझे आना ही था। अब जल्दी से गाड़ी में बैठो। स्नेहा हैरानी से बोली, लेकिन आप अंदर तो चलिए, मेरा मतलब है आप किसी से मिलें। अंगद एक गहरी सांस लेकर बोला, मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हें लेने आया हूँ, किसी से मिलने जुलने नहीं। और रही बात मिलने की, तो मुझे ये सब चीज़ें नहीं पसंद, इसलिए जल्दी से गाड़ी में बैठो, मेरे पास टाइम नहीं है वेस्ट करने को। स्नेहा को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो ऐसे कैसे अपने मॉम डैड से मिले बिना ही अंगद के साथ जा सकती थी। कब से सब लोग अंगद का इंतजार कर रहे थे और अब अंगद आया भी तो सबसे मिले बिना जा रहा था। अंगद दोबारा गाड़ी में बैठ गया, लेकिन जब स्नेहा गाड़ी में नहीं बैठी तो अंगद ने अब गाड़ी का विंडो डाउन किया और स्नेहा की तरफ देखते हुए बोला, बैठोगी गाड़ी में या फिर जाने का इरादा नहीं है? अगर ऐसा है तो बता दो, मैं जाऊं? यहाँ पर ऐसे तुम्हें देखते रहने के लिए तो नहीं आया हूँ मैं। स्नेहा उसकी बात सुनकर एक बार फिर से उसकी तरफ देखती ही रह गई। स्नेहा ऐसे कैसे अपनी मॉम डैड से मिले बिना उसके साथ जा सकती थी। तभी आस्था वहां पर आई। उसने जैसे ही अंगद को देखा वो तुरंत बोली, जीजू आप आ गए? कब से दीदी आपका ही इंतजार कर रही थी। सिर्फ दीदी ही क्यों, हम सब लोग भी आपका वेट कर रहे थे। चलिए जल्दी से अंदर चलिए। ये बोलते हुए वो अंगद को देख रही थी और अंगद ने अब एक नज़र स्नेहा को देखा। स्नेहा भी धीमे से बोली, आस्था सच कह रही है, सब लोग आपका इंतजार कर रहे थे। अगर आप 5 मिनट। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अंगद बोला, मैंने कहा ना मुझे इम्पोर्टेंट काम है, अगर तुम्हें टाइम लगेगा तो मुझे बता दो, मैं ड्राइवर को भेज दूंगा। उसकी बात सुनकर आस्था हैरान रह गई। वो स्नेहा की तरफ देखने लगी तो स्नेहा हल्का सा मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे जीजू फिर कभी आएंगे आस्था, अभी फ़िलहाल के लिए उन्हें एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में जाना है। मैं काम करती हूँ, मैं जल्दी से अपना सामान लेकर आती हूँ और मॉम डैड को भी बाय बोल देती हूँ। आप 2 मिनट तो इंतज़ार कर लेंगे ना मेरा? ये बोलते हुए उसने अब वापस अंगद की तरफ देखा। अंगद ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी पॉकेट से फ़ोन निकालकर वापस अपना फ़ोन चलाने लगा। आस्था भी ये सब देखकर हैरान थी, लेकिन अब स्नेहा ही कुछ नहीं बोल रही थी तो वो कैसे ही कुछ बोल सकती थी। स्नेहा जल्दी से अंदर की तरफ आई। उसकी स्पीड अभी भी बहुत ज़्यादा तेज थी। आस्था तुरंत बोली, दीदी धीरे चलिए ना, आप इतनी तेज क्यों चल रही हैं? स्नेहा अब उसे क्या ही बताती कि वो क्यों तेज चल रही है। वो नहीं चाहती थी कि अंगद यहाँ से बिना उसे लिए ही चला जाए। वो नहीं चाहती थी कि किसी को भी कोई बात बनाने का मौका मिले। वो जल्दी से अंदर की तरफ आई जहाँ सब लोग हॉल में बैठे थे और सबको अंगद का ही इंतज़ार था। स्नेहा हल्का सा मुस्कुराई और अपनी मॉम की तरफ देखते हुए बोली, मम्मा ये मुझे लेने के लिए आए हैं। वो तो अंदर आ रहे थे, लेकिन फिर अचानक से उन्हें एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया तो उन्हें जाना पड़ रहा है, इसलिए मैं भी चलती हूँ। अनुपमा जी हैरानी से बोली, लेकिन कम से कम वो चाय नाश्ता। स्नेहा मुस्कुराई और बोली, फिर कभी मम्मा, वो कह रहे थे कि वो फुर्सत में आएंगे। मिस्टर व्यास भी तुरंत बोले, हो सकता है सच में अंगद को कोई काम हो, वो वैसे भी बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। एक काम करो अनुपमा, ये सारा शगुन तुम उसकी गाड़ी में रखवा दो। उनकी बात सुनकर अनुपमा जी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। उन्होंने जल्दी से सारा सामान बाहर की तरफ भिजवाया और फिर खुद भी स्नेहा के साथ बाहर आई। उन्होंने मुस्कुराते हुए अंगद से अंदर आने के लिए कहा, लेकिन अंगद ने सामने से ढंग का जवाब भी नहीं दिया। वो ना ही अपनी गाड़ी से उतरा और ना ही उसने अनुपमा जी के पैरों को छुआ। इस वक्त स्नेहा को बहुत अजीब लग रहा था।
वो जानती थी कि अनुपमा जी ये सब नोटिस करेंगी, लेकिन स्नेहा की खुशी के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा और कुछ ही देर में स्नेहा वहाँ से चली गई। इस वक्त स्नेहा अंगद के साथ गाड़ी में बैठी थी। गाड़ी में ना ही कोई म्यूजिक चल रहा था और ना ही कोई बात कर रहा था। एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था और स्नेहा को ये चीज़ बहुत अजीब लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अंगद से बात करे तो क्या करे। वो बात की शुरुआत करने के इरादे से अंगद की तरफ देखते हुए बोली, आपको आने में इतनी देरी क्यों हो गई? अगले ही पल अंगद ने बिना किसी खास एक्सप्रेशंस के जवाब दिया, मैं लेने आ गया ना, कमिटमेंट लेने आने की थी, टाइम नहीं दिया था मैंने तुम्हें जो शिकायत कर रही हो। स्नेहा तुरंत बोली, मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपसे पूछ रही हूँ कि आपको देरी क्यों हुई, मैं बस जानना चाहती थी। अंगद ने अचानक ही गाड़ी की ब्रेक लगा दी। स्नेहा एकदम हैरान रह गई। उसका दिल जोरों से धक धक करने लगा था। अंगद ने उसकी तरफ देखते हुए बोला, पहली बात, कभी इस बात में इंटरफेयर करने की कोशिश मत करना कि मैं कब कहाँ जाता हूँ और कहाँ नहीं। और दूसरी बात, सिर्फ मुझसे उतना ही मतलब रखो जितना ज़रूरी है। मुझसे अगर कोई शिकायत है तो मेरे सामने कहो, अगर जेन्युइन हुई तो पूरी कर दूंगा, और अगर कोई ऐसी वैसी ख्वाहिश दिल में होगी तो बेशक से कुछ भी हो जाए, मेरी तरफ से वो पूरी नहीं होगी। स्नेहा उसकी तरफ देखती ही रह गई और अब अंगद ने एक बार फिर से गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। कुछ ही देर में वो लोग मित्तल मेंशन पहुंचे। स्नेहा गाड़ी से बाहर निकली और अंगद के गाड़ी से बाहर आने का इंतजार करने लगी। अंगद गाड़ी में बैठा फोन पर किसी से बात कर रहा था। स्नेहा 2-3 मिनट अपनी जगह पर खड़ी रही और फिर अंगद बाहर निकला। तब तक सर्वेंट गाड़ी से सारा सामान अंदर की तरफ ले गए थे। स्नेहा बाहर इसलिए खड़ी थी क्योंकि वो अंगद के साथ अंदर जाना चाहती थी, लेकिन जब अंगद गाड़ी से बाहर निकला तो वो बिना स्नेहा को अपने साथ लिए ही अंदर की तरफ बढ़ गया। स्नेहा ने उसे अंदर जाते हुए देखा। बेशक से ये छोटी छोटी चीज़ें थी, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें भी उसके लिए मैटर करती थी। उसका और अंगद का रिश्ता हुआ था तो अंगद ने साफ साफ बोल दिया था कि वो ये शादी सिर्फ और सिर्फ संगम के लिए कर रहा है। हालांकि उसने कहा था कि वो स्नेहा की हर एक ज़रूरत पूरी करेगा, लेकिन स्नेहा को अंदाज़ा नहीं था कि उसकी बातों का मतलब ये होगा। उसने अपनी मम्मा से इन सब बातों का जिक्र किया भी था। तब अनुपमा जी ने बस उसे यही कहा था कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब स्नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि वो शुरुआत कहाँ से करे, क्योंकि वो अंगद से बात करने की कोशिश भी करती तो अंगद सामने से जवाब ही नहीं देता, और देता भी तो ऐसा कि सामने से स्नेहा कुछ बोलने लायक ही नहीं रहती थी। एक गहरी सांस लेकर वो अब अंगद के पीछे पीछे घर के अंदर आई तो अंदर आते ही उसकी नज़र डाइनिंग टेबल पर गई। सब लोग डिनर कर रहे थे। स्नेहा को देखते ही सबका चेहरा खिल गया था। शारदा जी मुस्कुराते हुए उसके पास आई और बोली, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी, आओ बैठो डिनर करो। उनकी बातें सुनते हुए स्नेहा की नज़रें अंगद को ढूंढ रही थी, लेकिन अंगद डाइनिंग टेबल पर नहीं था। वो अंदर आते ही सीधा अपने रूम में चला गया था। वो धीरे से बोली, क्या ये डिनर नहीं करेंगे? मेरा मतलब है। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही शारदा जी मुस्कुराते हुए बोली, रात को वो ज़्यादातर खाना बाहर ही खा कर आता है, इसलिए डिनर हमारे साथ नहीं करता। स्नेहा की नज़रें अब संगम को ढूंढने लगी। संगम भी वहाँ नहीं था। शारदा जी उसकी नज़रों का मतलब समझते हुए बोली, वो सो गया है, सुबह स्कूल जाता है तो रात को थक जाता है, इसलिए जल्दी सो जाता है। तुम आओ, तुम डिनर करो। स्नेहा तुरंत बोली, सासू माँ मुझे भूख नहीं है, वो मुझे माँ ने बहुत कुछ खिला दिया था। शारदा जी मुस्कुराते हुए बोली, तो फिर तुम एक काम करो, जाओ जाकर अपने रूम में आराम करो। स्नेहा ने मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिलाया और एक नज़र सबको मुस्कुरा कर देखते हुए अपने रूम में वापस आ गई। आते ही उसकी नज़रें अंगद पर गई जो वाशरूम से बाहर निकल रहा था। वो अपने कपड़े चेंज करने के लिए वाशरूम में गया था और अब वो सीधा उस ड्रॉर के पास आया जहाँ पर उसने स्नेहा के लिए दवाइयाँ रखी थी। वहाँ जाकर उसने उस टैबलेट का कार्ड बिल्कुल वैसे ही रखा हुआ देखा जैसा वो छोड़ कर गया था, तो उसकी नज़रें स्नेहा की तरफ चली गईं। स्नेहा अंदर आई और एक नज़र उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैंने ये दवाई नहीं ली। अंगद गुस्से से बोला, क्यों? स्नेहा धीमे से बोली, मुझे नहीं लगता मुझे ये दवाई लेने की ज़रूरत है। मेरा मेरा मतलब है हम दोनों की शादी हुई है, तो अगर मैं प्रेग्नेंट
उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अंगद गुस्से से बोला, बिल्कुल भी नहीं, सोचना भी मत, तुम प्रेग्नेंट बिल्कुल भी नहीं हो सकती। उसकी बात सुनकर स्नेहा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। वो तुरंत बोली, लेकिन अंगद गुस्से से चिल्लाया, लेकिन वेकिन कुछ भी नहीं। एक बार मैंने कह दिया ना कि तुम कंसीव नहीं कर सकती, मतलब नहीं कर सकती। ये बोलते हुए वो साइड टेबल पर रखा हुआ पानी का गिलास उठाकर उसके पास आया और उसने वो दवाइयाँ और पानी दोनों स्नेहा की तरफ बढ़ा दिया। उसका गुस्सा देखकर ही स्नेहा की आंखों में नमी तैर गई थी। स्नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या। कहानी का पहला पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और मेरी आवाज़ से ही आप लोगों को मेरी हालत का अंदाज़ा लग रहा होगा। कहानी आगे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। कहानी का अगला पार्ट आप लोग जल्द से जल्द देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स को अपने प्यारे प्यारे कमेंट से भर दीजिए, ताकि मुझ में भी कुछ एनर्जी आए और मैं जल्द से जल्द आप लोगों के लिए अगला पार्ट ला सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।